Namaskar, welcome to CCS Pension Rules 2021 classes, and in this session we are going to discuss about payment of pensions. So payment of pensions has been covered under chapter 13 and there are 4 rules in that chapter. Date from which pension becomes payable, किस दिन से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, करेंसी इन विच पेंशन इज पेएबल, किस करेंसी में पेंशन मिलता है, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड पेंशन, किस तरीके से ग्रेच्युटी और पेंशन को पे किया जाता है, और अप्लीकेशन ऑफ अदर रूल्स। सो इसमें 4 रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले रूल 81, डेट फ्रॉम विच पेंशन बिकम्स पेएबल, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 8। रूल 8 में क्या है? रूल 8 में यह है कि प्रेसिडेंट महोदय और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, प्रेसिडेंट महोदय और अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी ग्रेव मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के चार्ज में पेंशन को विदहोल्ड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, रिकवरी करा सकते हैं। सो उसको ध्यान में रखते हुए अ पेंशन अदर देन फैमिली पेंशन शैल बिकम पेएबल। सो अदर देन फैमिली पेंशन की बात हो रही है, इसका मतलब कि सर्विस पेंशन की बात हो रही है। शैल बिकम पेएबल फ्रॉम द डेट ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू बी बोर्न ऑन द इस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि 31 जनवरी तक साहब का सर्विस था, तो 31 जनवरी तक तो उनको सैलरी मिली है, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द मंथ जो होगा वो उनका वर्किंग डे माना जाएगा, लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा। सो 31 जनवरी तक उनको सैलरी मिली है। तो पेंशन कब से मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू बी। सो सीजेस टू बी कब हो रहे हैं? 1 फरवरी को हो रहा है, नेक्स्ट डेट को हो रहा है। 31 का सैलरी उनको मिल चुका है, 1 फरवरी को वो अब उस डिपार्टमेंट में नहीं रहे, अब उस डिपार्टमेंट को वो नमस्कार कर चुके हैं। तो ऐसे में जो पेंशन होगा वो नेक्स्ट मंथ के, नॉट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डेट से हो जाएगा। तो नेक्स्ट डेट कब होगा? अभी रूल हो गया है पेंशन का, अभी रिटायरमेंट का रूल हो गया है। अभी रिटायरमेंट सिर्फ मंथ एंड में ही होता है। पहले एक ज़माना था जब अगर 15 जनवरी को आपका 60 ईयर कंप्लीट हो गया तो 15 को ही आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। 10th को अगर आपका कंप्लीट हो गया तो 10th को ही आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, चाहे आपका 1 तारीख को रिटायरमेंट हो और चाहे 31 को रिटायरमेंट हो, आपका 31 डेट में ही रिटायरमेंट होगा। मंथ एंड में ही, मंथ का जो लास्ट डे है उस डे में ही रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए जिस दिन वो लास्ट डे में आप सर्विस कर लिए तो उसके बाद जो मंथ शुरू होता है उसके फर्स्ट डे से यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी of sub rule 2 of rule 76, the clause family pension shall be payable from the date। सो पहला तो हो गया सर्विस पेंशन का, दूसरा पेंशन जो है फैमिली पेंशन है। सो फैमिली पेंशन कब से पेएबल होगा? जिस दिन सब पेंशनर डाई करते हैं, जिस दिन पेंशनर का डेथ होता है वो उनका लास्ट डेट होता है और उस दिन तक का पेंशन उनको पे किया जाता है। तो उसके नेक्स्ट डेट जो होगा, उनके डेथ का जो नेक्स्ट डेट होगा उसको बोलते हैं फॉलोइंग द डेट। सो नेक्स्ट डेट से फैमिली पेंशन जो होगा एलिजिबल होगा। जिस डेट में फैमिली पेंशनर डाइज और बिकम्स इन एलिजिबल, उसके नेक्स्ट डेट से फैमिली पेंशन मिलेगा। एक डेट में 2 चीज़ तो नहीं मिल सकता ना, इसलिए जब तक मिल गया एक का 15 तक हो गया और 15 को महाराज काल के गाल में समा गए तो 15 तक इनको दे दिया गया, 16 से फैमिली पेंशन मिलेगा। पेंशन इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल फॉर द डे ऑन विच इट्स रिसिपिएंट डाइज। सो क्या बोल रहे हैं? जिस दिन गुजरते हैं, जिस दिन डेथ होता है, उस इंक्लूडिंग डेट डे पेंशन चाहे फैमिली पेंशन पे किया जाता है, चाहे सर्विस पेंशन हो और चाहे फैमिली पेंशन हो। इन दोनों को, हर तरह के पेंशन को, नॉट ओनली दोनों, जितने प्रकार के पेंशन हमने बताया है वो हर तरह के पेंशन को आपका जो है शैल बी पेएबल फॉर द डे ऑन विच इट्स रिसिपिएंट्स डाइज। जिस दिन मृत्यु होती है, चाहे सुबह में हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे शाम में हो, उस दिन तक पेंशन पे किया जाता है। रूल 82 देख लेते हैं, किस करेंसी में पे करना है? डॉलर में, एन में, यूरो में। All pensioners including gratuities admissible under these rules shall be payable in rupees in India only।
सो जो इंडियन रूपी है उसी में आपका पेमेंट किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वो पाकिस्तान वाले रुपये में कर दीजिए, मुझे वो नेपाल वाला रुपये में कर दीजिए, क्योंकि वहाँ भी रुपी चलता है। सो डॉलर में कर दीजिए, ऐसा नहीं कह सकते आप। आपको जो पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी वो इंडियन रूपी में ही मिलेगी। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड पेंशन। अच्छा, पेंशन और ग्रेच्युटी के पे करने का मैनर भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या मैनर है? ग्रेच्युटी शैल बी पेड इन लमसम। चाहे 15 लाख ग्रेच्युटी बनती हो, चाहे 20 लाख ग्रेच्युटी बनती हो, इट विल बी पेड इन लमसम। मीन्स एक मुश्त एक बार में 20 लाख आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस महीने में 5 लाख कर देते हैं, अगले महीने में 5 लाख कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ग्रेच्युटी जो होगी एक बार में लमसम अमाउंट, जितना आपका अमाउंट बनता है एक मुश्त एक ही बार में उसको पे कर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी का जितना आपका राइट बनता है उतना आपको एक ही बार में पे कर दिया जाएगा। पेंशन का क्या रूल है? पेंशन फिक्स्ड एट मंथली रेट शैल बी पेएबल मंथली ऑन और आफ्टर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। सो पेंशन जो है एक मुश्त नहीं पे होगा, पेंशन हर महीने पे होगा। क्यों? क्योंकि पेंशन का संबंध हमारे जीवन से है। अगर हम जिंदा हैं तो हमें पेंशन मिलेगा, हमारी फैमिली जिंदा है तो हमारी फैमिली को पेंशन मिलेगी। अगर कोई जिंदा नहीं है तो पेंशन फिनिश, ख़त्म हो गया। तो इसलिए ग्रेच्युटी जो मिलती है वो लमसम एक ही बार में मोटी रकम मिल जाती है, और पेंशन जो है हर महीने मिलता है। ये इसका मैनर है। अब इसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ द अदर रूल्स। Save as otherwise provided in these rules, the treasury rules of the central government shall apply in regard to the procedure of payment। जो ट्रेजरी का रूल होता है वही ट्रेजरी का रूल ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए, पेंशन पेमेंट के लिए, पेंशन ड्रॉ और अनड्रॉन फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए, और पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड पेंशनर के लिए वही रूल होगा जो ट्रेजरी का रूल है। So treasury rules of central government shall apply to all these 4 categories। 84 में ही सब क्लॉज 2 द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी होता है। हाँ, इसमें बोलते हैं कि छुट्टियों को पेंशन को बेचा जाता है, ऐसा कहा जाता है। कम्यूटेशन पर एक बहुत बड़ा मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कम्यूटेशन कवर कर चुका हूं, लेकिन टाइम मिलता है तो कम्यूटेशन पे एक मैं क्लास लेने जा रहा हूं। कम्यूटेशन का मतलब होता है 40% जो आपका पेंशन है, आपके पेंशन का 40%, आपका पेंशन बनता है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उस 20,000 का 40% कितना हुआ? 8,000 रुपया हुआ। तो 8,000 रुपया जो है मंथली बेसिस पे 8,000 रुपया को 12 साल के लिए, और आपका एक 9 साल के करीब 9 साल का 9 साल रख लीजिए और 12 महीने रख दीजिए। आपका 20,000 अगर पेंशन बनता है तो उसका 40% 8,000 कर लीजिए, और 8,000 को लगभग 9 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एज फैक्टर होता है उसमें। लगभग 9 से गुणा कर दीजिए, और उसके बाद उसमें 12 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 12 महीने होते हैं। 9 साल का ही ध्यान रखिए, आपका कम्यूटेशन 40% 9 साल का होता है। तो 9 साल में 12 महीने हो गए ना, तो 108 आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 108 से। आपका पेंशन का बेसिक पे कितना बनता है? 20,000। उसका 40% कितना हुआ? 8,000। उसमें 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्लाइंडली सब में 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो सुपर एनुएट हो रहे हैं 60 साल में, उनके लिए 96 से मल्टीप्लाई करना है, लगभग 96 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो 8.196 होता है फैक्टर जो होता है, एज फैक्टर। सो जो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं उनका एज फैक्टर 8 पॉइंट समथिंग होगा। जो 20-25 जो 40-45 साल में रिटायर हो रहे हैं उनका लगभग 9 के आसपास होगा। तो 96 से लेकर के 108 के बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उतना आपको कम्यूटेशन मिलेगा। और जो 9 साल का कम्यूटेशन आपने एडवांस में ले लिया, उसको 15 साल तक आप लौटाते रहेंगे। कर लीजिए कैलकुलेशन, कितने फ़ायदे में रहे आप पेंशन को कम्यूट करवा करके। बस एक ही फ़ायदा है कि पेंशन को कम्यूट करा करके, और अगर आप भगवान के पास चले गए तो फैमिली को कम्यूटेशन अमाउंट रिटर्न नहीं करना है, फैमिली को कम्यूटेशन अमाउंट रिटर्न नहीं करना है। और नहीं तो अगर आप ज़िंदा रह गए तो
कम्यूटेशन मुझे तो किसी भी प्रकार से उसमें लाभ नहीं दिखता है, अनलेस अनटिल आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने मन में रखा हो, कुछ घर बनाना हो, कुछ कार खरीदना हो, कुछ बिग प्लानिंग हो, तो उस बिग प्लानिंग में आपका वो कुछ सहयोगी हो सकता है। अमाउंट ले लीजिए, मुबारक हो आपको, धन्यवाद देते हैं आपको। अदरवाइज़ अगर आप एज ए सर्विस पेंशनर देखना चाहें तो कम्यूटेशन में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो पैसे को उठा करके सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डालना है तो कम्यूटेशन लेने से बचना चाहिए। पेमेंट ऑफ एरियर का भी एक रूल है, पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983 है, इसके अनुसार पेमेंट ऑफ एरियर को भी फॉलो किया जाता है। आज का नीति श्लोक, असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येन च गृह्येत। श्री भगवान बोलते हैं, हे महाभाव, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के से वश में होने वाला है। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मन जो है बहुत ही चंचल है और उसको वश करना बहुत ही कठिन है। मन जो है बहुत ही चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला जो मन जो है, मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, महाराज सुबह में उठ करके 10-20 मिनट के लिए आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। अगर सुबह में उठ करके 10-20 मिनट का ध्यान किया जाए तो ध्यान करने से मन वहीं पर लगेगा जहां हम लगाना चाहते हैं। मन वहां पर नहीं भागेगा जहां वो स्वयं भागना चाहता है। मन नाम के घोड़े की जो चाबी है, मन नाम के घोड़े की का जो लगाम है, वो लगाम जो है ध्यान नाम के, मेडिटेशन नाम के चाबुक के पास पड़ा हुआ है। मन नाम का जो कार है उसकी चाबी जो है ध्यान के पास है, मेडिटेशन के पास है। अगर मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे तो मन को वश में करना कठिन तो है, बट फिर भी उसको वश में किया जा सकता है। प्रयत्न करके देख लीजिए। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि जानकारियां जो है बांटने से ही बढ़ती है। विद्या जो है दान करने वाली वस्तु है। इस धरती पर बहुत विद्वान आए, बहुत विद्यावान आए, अपने विद्या को अपने साथ ही लेकर के भगवान के पास चले गए। ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान हम इस समाज से लिए हैं, इस समाज को हमें उस ज्ञान को वापस कर देना है।